हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन जो करने वाले हैं सीडीपी के, ये सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है। ये जो एक पूरा सेट है, ये 28 दिसंबर 2022 को जो आपका एग्जाम हुआ था, क्योंकि 2022 में जो भी आपके एग्जाम हुए थे सारे ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, तो काफी शिफ्ट में हुए थे। तो उसमें जो 28 दिसंबर 2022 को एग्जाम हुआ था, वो हम लोग पूरा एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग सीडीपी का पूरा पार्ट देखेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा। ये जो पेपर है 1 to 5 का है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो अदर से मतलब अलग से कुछ बताने वाला होगा क्वेश्चन से रिलेटेड, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी क्लासेस मिलती हैं। यहाँ पे आपको सीटेट से जो रिलेटेड क्लासेस मिलती हैं वो डेली 3 बजे एंड 5 बजे मिलती है। 5 बजे जो क्लास मिलती है उसमें हम लोग एसएसटी डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी। जो 3 बजे आपको क्लास मिलती है उसमें हम लोग सीडीपी है। ईवीएस पेडागोजी सारी समाप्त हो चुकी है। हिंदी पेडागोजी भी आपकी सारी कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग सीडीपी के प्रीवियस के क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि सीडीपी के मैक्सिमम टॉपिक हम लोगों के कवर हो चुके हैं। ये जो क्लास है आपको डेली 3 बजे मिलेगी। इसमें हम लोग अब प्रीवियस के सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है आपको समझ में आएंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सीटेट में एक तो ये बेनिफिट है, क्योंकि सीटेट जो है क्वेश्चन रिपीट भी करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला जो क्वेश्चन है, बचपन में वयस्कता के परिवर्तन काल का जो समय है वो कौन सा है। यानी बचपन से जो वयस्कता, यानी बचपन से जो आप मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, उसके बाद जो एडल्ट में जो परिवर्तन होता है, तो उसका जो समय पीरियड होता है वो कौन सा है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर किशोरावस्था। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि आप जब बचपन में, यानी जब आप चिल्ड्रंस मतलब एडल्ट अर्ली चाइल्डहुड जब आपका होता है, उसके बाद आप एडोलसेंस में जाते हैं, तो ये जो परिवर्तन का समय होता है वो किशोरावस्था ही होता है। यानी किशोरावस्था वो एक बीच का दायरा है जो बचपन से लेकर के आपको एडल्ट बना देता है। ठीक है, आप किशोरावस्था के बाद सीधे एडल्ट बनते हैं और इसके पहले आपका जो है बचपन रहता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए, जो भी मैं ऑप्शन बता रही हूँ आपको ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ, तो जो भी ऑप्शन हैं वो सही हैं, तो ये डाउट मत रखना कि ऑप्शन जो है वो गलत हैं। ठीक है, अच्छे से एनालिसिस करेंगे। सारे जो ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी ऑफिशियल आंसर की से बताऊंगी, तो कोई भी डाउट ये मत रखना कि इसका ये ऑप्शन ना होकर के ये होगा। अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि सीडीपी के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सीडीपी में आपके 30 ऑफ 30 आ सकते हैं अगर आपने प्रॉपर तरीके से थ्योरी कंप्लीट कर रखी है, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन किए हैं। 2022 का जो भी मतलब एग्जाम हुए हैं काफ़ी सेट में हुए थे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। तो ऑनलाइन एग्जाम में जो पेपर बने थे, पेपर पूछने का जो लेवल था बहुत ज़्यादा हाई था, क्योंकि उस वहीं से ले जो आदर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन उठाए जाने लगे। इसके पहले आदर्शन और रीजन के क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन जब से आपका ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुआ तभी से आदर्शन और रीजन के भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो 2022 के जो भी सेट हुए हैं, यानी जो भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, वो अगर आप सारे अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको मतलब आप जो पेपर का लेवल है वो काफ़ी हाई जो है वो भी आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी पेपर सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। ये 28 दिसंबर का पेपर है, ये आप लोग ध्यान रखना। 2022 का हम लोग पूरा एक सेट डिस्कस कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशलों के उपयोग की आवश्यकता होगी। यानी स्थूलगामक जो कौशल होते हैं, स्थूलगामक कौशल और जो सूक्ष्म कौशल होते हैं वो क्या है। स्थूलगामक कौशल का मतलब होता है ग्रॉस टू फाइन, यानी ग्रॉस टू फाइन जाता है। ग्रॉस टू फाइन का क्या मतलब होता है कि जो ग्रॉस है यानी बड़ी मसल्स का विकास हो रहा होता है। ग्रॉस टू फाइन का मतलब होता है स्थूलगामक कौशल। तो स्थूलगामक कौशल जो होते हैं, यानी ग्रॉस जो डेवलपमेंट होते हैं, ग्रॉस फाइन टू मोटर जो स्किल डेवलप होती है, उसमें क्या होता है कि बड़ी मसल्स का विकास होता है। यानी कि मान लीजिए पहले आपने अपना गर्दन संभालना, पहले अपना सर संभालना सीखेगा बच्चा, जब बच्चे का जन्म होगा। उसके बाद उसके कंधों पे जोर आएगा, उसके बाद उसकी कमर पे जोर आएगा, फिर उसके पैरों पे जोर आएगा, फिर वो खड़े होना सीख जाता है। तो ग्रास टू फाइन जाता है, यानी बड़ी मसल्स का पहले विकास होता है, उसके बाद छोटी मसल्स का विकास होता है। तो ग्रॉस टू चला गया। और फाइन का क्या मतलब होता है कि मतलब जब ग्रॉस टू यानी बड़ी मसल्स का विकास होने के बाद जो 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 छोटी मसल्स का विकास होता है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, वो पहले बॉल को पूरे हाथ से पकड़ता है, ठीक है, फिर क्या करता है वो धीरे धीरे दो मतलब जो फिंगर्स होती है उन्हीं का प्रयोग करके वो बॉल को उठा लेता है।
या फिर मान लीजिए पहले वो पेन पकड़ता है तो पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, उसका जो है फाइन मोटर स्किल डेवलप नहीं हुआ होता है। फिर उसके बाद हम लोग 2 फिंगर्स का प्रयोग करके अपना मतलब पेन हुआ, पेंसिल हुआ, जो है ड्राइंग भी बना लेते हैं, लिख भी लेते हैं। तो क्या है, जो मतलब 2 फिंगर्स का प्रयोग करके भी वो पेन को पकड़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वहीं पे जब वो पहले पेन को पकड़ रहा होता है, पेंसिल को पकड़ रहा होता है, तो पूरे फिंगर्स का प्रयोग कर रहा होता है, यानी पूरे हाथ का प्रयोग कर रहा होता है। लेकिन लास्ट में ऐसा एक टाइम आता है कि वो 2 फिंगर्स का प्रयोग करके भी पेन को पकड़ करके लिखना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी सूक्ष्म गति जो कौशल है वो डेवलप हो चुकी हैं। तो ये जो डेवलपमेंट होता है ग्रॉस टू फाइन जाता है। ये मतलब ये ध्यान रखिएगा, ये कभी भी डेवलपमेंट फाइन टू ग्रॉस नहीं जाएगा, ये ग्रॉस टू फाइन ही जाएगा। यानी पहले आपकी बड़ी मसल्स का विकास होगा, उसके बाद आपकी छोटी मसल्स का विकास होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे एक छोटा बच्चा है, पहले वो बैठना ही सीखेगा, उसके बाद वो चल मतलब बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, उसके बाद वो पेन पकड़ना सीखता है। ये तो नहीं वो पहले पेन पकड़ना सीख रहा है, वो ड्राइंग बना लेता है, लिखना सीख गया है, ऐसा नहीं है ना। छोटी मसल्स का विकास लास्ट में होता है, पहले बड़ी मसल्स का विकास होता है। ठीक है, तो जो बड़ी मसल्स का विकास होता है उसको हम ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। जो छोटी मसल्स का विकास होता है उसको हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, ग्रॉस टू फाइन। ठीक है, यानी ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत क्या डेवलपमेंट होता है और फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत क्या डेवलपमेंट होता है। तो इसमें जो बात कही गई है जो है स्थूलगामक कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल की यहाँ पे बात की गई है। तो पहले इसमें है, इसमें जो ऑप्शन है ब्रश से जो है पेपर पे पेंटिंग करना, यानी तो ये फाइन मोटर स्किल का बात हो रही है, क्योंकि इसमें पेपर पे पेंटिंग कर रहा है। तो पेपर पे पेंटिंग करने के लिए उसको फिंगर्स का प्रयोग करना पड़ रहा है, उसकी छोटी मसल्स का विकास हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है ग्रॉस टू मतलब बड़ी मसल्स का जो विकास होता है उसकी बात कही गई है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, तो इसमें भी आपकी छोटी मसल्स यानी फिंगर्स का ही प्रयोग हो रहा है। सुई में धागा पिरोना, इसमें भी आंख की जो मसल्स होती है उनका और साथ ही साथ जो है फिंगर्स की मसल का मतलब फिंगर्स का प्रयोग हो रहा है। चलना और दौड़ना, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ी मसल्स का विकास हो रहा है। यानी आप चल रहे हो तब भी पैरों का प्रयोग कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो तब भी आपके पैरों की मसल्स का प्रयोग हो रहा है। यानी तो जो पैर की हड्डियां होती है, जो पैर की मतलब मसल्स हैं वो बड़ी होती हैं। तो बड़ी मसल्स का विकास होना ही स्थूलगामक कौशल कहलाएगा, यानी ग्रॉस मोटर स्किल कहलाएगा। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। लेकिन जो इसमें ये ध्यान रखना है, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड एंड थर्ड है, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, जो ये 3 ऑप्शन जो दिए हैं ये फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल हैं। तो ये भी ध्यान रखना, अगर ये आपसे पूछ ले तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रथम संस्था क्या है, यानी सोशलाइजेशन की जो फर्स्ट एजेंसी है वो कौन सी है। तो फर्स्ट एजेंसी के अंतर्गत जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले परिवार के अंतर्गत आता है, यानी सबसे पहले वो अपने परिवार के संपर्क में ही आता है। परिवार के संपर्क में पहले माँ के संपर्क में, फिर पिताजी के भाई बहन दादा दादी सबके संपर्क में आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आस पड़ोस के लोग, यानी जो आस पड़ोस के उसके लोग हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, उनके साथ वो खेलना स्टार्ट कर देता है। फिर क्या होता है, रिलेशन में जो रिलेटिव होते हैं उनके संपर्क में, या फिर धीरे धीरे वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले वो जो संपर्क में आया है वो परिवार के आया है। तो परिवार ही उसकी फर्स्ट एजेंसी हो जाएगी, यानी प्रथम संस्था हो जाएगी सोशलाइजेशन की, क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार में ही अपने आता है। परिवार के लोगों का तौर तरीका, बातचीत करने का तरीका, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे हमको बाहर जाना है, कैसे हमको लोगों से बात करनी है, ये सारे तौर तरीके हमको अपने परिवार से ही मिलते हैं। ये तो नहीं है बच्चे ने जन्म ले लिया सबसे पहले वो स्कूल चला गया, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि सबसे पहले तौर तरीके वो स्कूल से ही सीख के आएगा। सबसे पहले जो तौर तरीके सीखता है और जन्म के बाद सबसे पहले जिसके संपर्क में आता है वो परिवार ही होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका फर्स्ट एजेंसी जो है वो परिवार हो जाएगा। अगर इसी के साथ मतलब परिवार के साथ अगर आपको जुड़े हो मतलब आस पड़ोस, तो वो भी फर्स्ट एजेंसी के साथ चले जाएंगे। लेकिन आपका स्कूल है, मीडिया है, तो ये हमेशा सेकेंडरी एजेंसी में ही रहेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सोशलाइजेशन से भी एक क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान रखिएगा फर्स्ट एजेंसी के अंतर्गत कौन आएगा एंड सेकेंड एजेंसी के अंतर्गत कौन आएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में जो है सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है। यानी जो भौतिक वस्तुएं होती हैं जैसे कि गुड़िया है, कार है, उसमें सजीव गुण होते हैं, यानी उसमें जीवन होता है। तो ये जो कहलाता है वो क्या है, जीवनवाद सोच है। यानी जो बच्चा
होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको आपने देखा होगा, अगर गुड़िया है तो उसको ये फील होगा कि गुड़िया में भी जान है। अगर गुड़िया से उसको कोई दिक्कत हुई है तो वो रो रहा है, अगर आप गुड़िया को एक थप्पड़ लगा देते तो उसको ये फील होता है कि गुड़िया को भी चोट लगी है, यानी उसको लगता है कि इसके अंदर भी जान है। जैसे कि वो कोई खिलौना खेल रहा है, अगर उससे उसको चोट लग गई है तो अगर आप उसको डांट देते हैं या उसको एक थप्पड़ लगा देते हैं तो वो खुश हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे को ये फील हो रहा होता है कि इसके अंदर भी जान है। उसको ये भी लगता है कि जो सूरज है उसके अंदर भी जान है। उसको ये फील होता है कि आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं इसमें जान पाई जाती है। ठीक है, तो पदानुक्रमित सोच होगी या फिर केंद्रीकरण है या फिर वर्गीकरण है। तो इसमें जो है ये जो क्वेश्चन लिया गया है पियाजे से लिया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि जीवनवादी सोच है बच्चे के अंतर्गत, मतलब अंदर बच्चे को ये लग रहा है कि उस सब जो हमारे आस मतलब आसपास की जो चीजें हैं उनमें सभी में जीव है, यानी जान है। वो दर्द और खुशी महसूस कर सकते हैं। अगर उनको मार पड़ी है गुड़िया को, अगर एक थप्पड़ पड़ गया तो उसको भी चोट लगी होगी जैसे कि मुझे लगी है। तो जो बच्चा है जीववादी सोच का है, ये पियाजे से रिलेट क्वेश्चन है, वहीं से लिया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अदर्शन एंड रीजन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। अदर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन हर बार आते हैं। जो आपका 21 जनवरी को एग्जाम हुआ था वहां पे 4 से 5 क्वेश्चन अदर्शन और रीजन के आए थे, तो इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा। ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस से आएगा, तो आप प्रैक्टिस इनफ करिएगा। आगे चलते हैं। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते हैं। यानी जो एक रिया है वो लंबे और चौड़े 2 बर्तन है। मान लीजिए कि एक जो बर्तन है इतना है और एक बर्तन है उसकी चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है, इसकी लंबाई ज्यादा है और उसकी चौड़ाई ज्यादा है। उसमें क्या कर रही, समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख सकते, मतलब ध्यान में नहीं रख पा रही है, क्योंकि उसको लगता है कि जो इसका शेप है, इसका लंबा है, इसका शेप जो है चौड़ा है, तो वो ध्यान नहीं रख पा, मतलब पानी बराबर है, पानी अगर 1 लीटर इसमें डाला गया तो 1 लीटर इसमें भी डाला गया, लेकिन उसको लगता है शेप और साइज के बदलने से क्या हो रहा है, क्वांटिटी में भी परिवर्तन आ रहा है। यानी 1 लीटर इसमें अगर पानी पड़ रहा है तो 1 लीटर इसमें पड़ रहा है, तो इसमें जो है वो पानी ज्यादा है क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो ज्यादा है। उसको ये लगेगा कि मान लीजिए जैसे छोटे बच्चे होते हैं घर में, आपने देखा होगा छोटे ग्लास में अगर उनको कुछ भी दे रहे हैं आप, कोल्ड ड्रिंक है, चाय है, कुछ भी है, तो उनको ये फील होगा कि इसमें चाय है जो कम है और जो बड़े वाले ग्लास में है वो चाय उसमें ज्यादा है। ऐसा क्यों उनको लगता है? क्योंकि उसका जो बच्चे का ध्यान होता है शेप पे होता है, यानी कि ये बड़ा है तो इसमें ज्यादा मात्रा में होगा, अगर ये छोटा है तो इसमें कम मात्रा में होगा। मान मतलब होगा दोनों में बराबर ही, अगर आप दे रहे हैं तो बराबर ही मानिए कि मतलब इसमें जितना दिया है आपने चाहे उतनी इसमें भी दी होगी, बराबर है। बट बच्चे को क्या फील होगा, क्योंकि बच्चे का जो ध्यान है वो मतलब क्वांटिटी पे नहीं है कि कितनी मात्रा में इसमें दिया गया है, उसका जो ध्यान है वो शेप और साइज पे है। उसको ये लगता है कि जो शेप मतलब जिसका साइज बड़ा है उसमें ज्यादा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें यही बात की जा रही है कि जो बच्चा है वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, यानी लंबाई और चौड़ाई पे जो है वो एक ही समय पर ध्यान नहीं रख पा रहा है। जीन पियाजे के अनुसार जो रिया है संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है, यानी प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है 2 से 7 वर्ष बच्चा इसी स्टेज में है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वो केंद्रीकरण नहीं, मतलब केंद्रीकरण है बच्चे में, यानी वो वर्गीकरण नहीं कर पा रहा है कि इसमें शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। उसको ये लगता है अगर इसका शेप बड़ा है, इसका मतलब साइज बड़ा है तो इसमें ज्यादा मात्रा में पानी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये जो है इसका आदर्शन भी सही है एंड इसका साथ साथ रीजन भी सही है, क्योंकि जो एज बताई गई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चा जो होता है वो कंजर्वेशन नहीं कर पा रहा होता है, यानी उसको नहीं पता होता है कि शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका फर्स्ट जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें जो है पहला ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और जो है आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उसका जो है आदर्शन भी सही है और साथ साथ उसका रीजन भी सही है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? तो ये आपका वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन है। कल की क्लास में हम लोगों ने वाइगोस्की बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, वहां पे हम लोगों ने 41 क्वेश्चन किए हैं वाइगोस्की से ही, मतलब एक ही टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन किए हैं 2 क्लास में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। आपको यहीं पे मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, वो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। उसमें सारे प्रीवियस के ही क्वेश्चन मतलब डिस्कस किए हैं, तो काफी वो इम्पोर्टेंट वीडियो बन जाती है, क्योंकि वाइगोस्की से हर बार क्वेश्चन आते हैं 2 से 3, आपके हिंदी पेडागोजी में भी आते हैं एंड सीडीपी में तो आते ही हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वाइगोस्की से ही दिया गया है कि इसमें जो है
बच्चे को जो मदद दी जा रही है उसमें मैंने आपको डिस्कस भी किया आप लोगों के साथ, जो जेड है वो क्या है, एमकेओ क्या है, और इसके फोल्डिंग जो होती है वो क्या है। तो इसके बारे में हम लोगों ने उस क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आप लोग जाके एक बार जरूर ज्वाइन करिएगा। तो इसमें जो बात कही जा रही है तरीकों द्वारा बच्चे को जरूरत पड़ने पर, यानी अगर बच्चे को कहीं पे दिक्कत आ रही है, उसको लर्निंग के दौरान अगर कहीं पे उसको समस्या आ रही है, तो जो टीचर है उसको संकेत दे रही है, यानी जरूरत पड़ने पर उसकी मदद की जा रही है। तो ये पाड़ हो गया, पुनर्बलन या फिर अनुबंधन या फिर संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो ये सिंपल सी बात है, जहाँ पे मदद दी जा रही है वहां पे आपका स्केफोल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, इसके फोल्डिंग हो जाएगा, यानी टेम्परेरी हेल्प जो दी जाती है उसको कहते हैं मतलब पाड़, या फिर कहेंगे इसके फोल्डिंग। आगे चलते हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोस्की सिद्धांत का जो अनुप्रयोग है प्रस्तावित करता है। तो बच्चे मतलब बच्चों की शिक्षा के लिए जो वाइगोस्की ने अपना सिद्धांत दिया है वो क्या अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। सहयोगात्मक अधिगम, क्रियाप्रसूत अधिगम, रटंत। तो रटंत आज की डेट में कोई भी ना तो आपका एनसीएफ मानता है, ना ही वाइगोस्की मानते हैं, और ना ही जो है आपके पियाजे मानते हैं। निष्क्रिय अधिगम भी नहीं होगा, कि निष्क्रिय अधिगम ये होता है कि आपने जो सीखा है उसका कोई प्रयोग आप नहीं कर पा रहे हैं, तो निष्क्रिय में चला जाता है। वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो रिलेट ही मतलब आधारित ही सहयोगात्मक जो है अधिगम पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका फर्स्ट ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में ग्रुप लर्निंग हो गया, कोलाबोरेटिव लर्निंग है, यानी कोलाबोरेटिव जो डिस्कशन होता है उस पर इन्होंने ज़्यादा जो है महत्व दिया है। क्योंकि इनका मानना ये था कि जब बच्चे की जो लर्निंग है वो समाज में ही होती है, क्योंकि इनकी थ्योरी ही है सोशल सामाजिक कल्चर। ठीक है, तो इनकी जो थ्योरी है मतलब सोशल कल्चर अप्रोच इनकी थ्योरी ही है। तो इनकी जो थ्योरी है वो पूरी समाज पर ही आधारित है। तो इसलिए मानते हैं कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है, मतलब वाइगोस्की का ये मानना था कि बच्चा अगर एज में भी छोटा है, वो अगर उसका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दे दिया गया है तो बच्चा कम समय में बेहतर सीखेगा, यानी अपनी उम्र के हिसाब से वो अच्छा सीखेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे प्याजे ये कहते हैं कि बच्चा जो है, बच्चे की अगर उम्र नहीं हुई है, उसको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी दिया जा रहा है, तो भी वो इतना अच्छा नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उन्होंने हेरिडिटी को ज़्यादा महत्व दिया, यानी जो परिपक्वता है, यानी जो मैच्योरेशन है उसको उन्होंने ज़्यादा अहमियत दिया। उन्होंने स्टेजों में भी बच्चे को डिवाइड किया कि इतनी स्टेज में बच्चे का डेवलपमेंट इतना हो जाता है तो इतना वो सीख लेगा। लेकिन वहीं पे जो है वाइगोस्की हैं ये नहीं कहते, ये कहते हैं कि मतलब जो बच्चे का डेवलपमेंट है अगर उसका अच्छा इन्वायरमेंट है, वो कम उम्र का भी है, मतलब मान लीजिए उस मतलब स्टेज तक अभी वो मेच्योर नहीं हो पाया है, लेकिन तब भी वो बेस्ट सीखेगा उस मतलब जहाँ जैसा उसका इन्वायरमेंट होगा। तो इन्होंने सहयोगात्मक अधिगम को ज़्यादा अहमियत दिया। इनका मानना ये था कि बच्चे जब ग्रुप में सीखेंगे तो उनकी लर्निंग जो है वो बेहतर होगी, उनमें सहयोग की भी भावना आएगी, और साथ ही साथ वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, एक दूसरे की जो थिंकिंग है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो एक दूसरे से शेयर होगी। तो इसलिए सहयोगात्मक अधिगम जो है वो आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब जो नया मतलब अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग से। देखिए, प्याजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, एनसीएफ हो गया, वाइगोस्की हो गए, तो बहुत से ऐसे जो टॉपिक हैं सीडीपी में कॉमन है कि हर बार यहाँ से क्वेश्चन आने हैं तो आने हैं। इसीलिए सीडीपी में 30 ऑफ 30 बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके आए हुए हैं। ठीक है, तो सीडीपी ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें 30 ऑफ 30 ला सकते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी भी आपके यहाँ से स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है सीडीपी पढ़ने से कि हमको बच्चे को कैसे डील करना है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सीडीपी जो है आपको कम टाइम में भी बहुत ज़्यादा जो स्कोर गेन कर सकते हैं आप इसमें। अगला जो क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है, यानी उसको खुद के मतलब अगर उसको खुद भी दिक्कत हो रही है तो उस पर वो फोकस नहीं है उसका, वो दूसरे को इम्प्रेस करने में लगा है। यानी वो अगर सोचता है कि अगर हम ये काम कर देंगे तो मम्मी आज खुश हो जाएंगी, यानी मम्मी मेरी तारीफ करेंगी, या फिर कोई गेस्ट आए हुए हैं तो उनके सामने हमको अच्छे से बिहेव करना है। क्यों? क्योंकि जो गेस्ट आए हुए हैं मेरी तारीफ करेंगे। तो दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में बच्चा इस स्टेज में रहता है, यानी वो दूसरा व्यक्ति उसके बारे में क्या सोच रहा है, क्या उसकी थिंकिंग हो रही है, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को ज़्यादा फोकस देता है। तो इसमें कौन सी स्टेज हो जाएगी ये आपसे पूछा गया है। तो पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इन्होंने अपनी क्या 3 स्टेजों में बांटा है, उसके अंतर्गत जो है वो 2-2 के चरण दिए हुए हैं, तो इसलिए इनके 6 चरण हो जाते हैं, 3 स्तर हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो 6 चरण दिए हैं और इन्होंने 3 स्तर में मतलब 3 स्तरों में इन्होंने बांटा है, और उसके एक स्तर के अंतर्गत इनके 2 चरण दिए हैं, तो जो कुल मिला के जो चरण बनते हैं वो 6 चरणों में
इन्होंने बात की है। तो पहला है पूर्व संक्रियात्मक चरण, पूर्व परंपरागत या फिर परंपरागत। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, परंपरागत। यानी बच्चा दूसरे को खुश करने के चक्कर में है, दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरे के क्या पर्सपेक्टिव है उसको लेकर के, दूसरे के क्या थिंकिंग है, बच्चा दूसरे को इम्प्रेस करने में लगा, यानी गुड गर्ल एंड गुड बॉय की स्टेज ये है। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, एक प्रगतिशील कक्षा, इसकी क्या विशेषता है? जो प्रगतिशील कक्षा होती है वो परीक्षा केंद्रित होती है, या फिर मतलब उसमें परीक्षा ही दी जाती है बस, और बाकी किसी भी पर्सपेक्टिव पर ध्यान नहीं दिया जाता, यानी किसी भी पक्ष पर ध्यान नहीं दिया जाता। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, या फिर मतलब सिर्फ बुकें ही पढ़ाई दी जाती हैं, या फिर शिक्षक केंद्रित होती है, यानी सिर्फ शिक्षक ही ज़्यादा अहमियत रख रहा होता, बच्चे नहीं, या फिर विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थी केंद्रित होती है। देखिए इसमें जब आप 30 आप क्वेश्चन कर लेंगे लास्ट में, तो उसके बाद कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना आपका हो पा रहा है। ये दो मतलब 22 दिसंबर, मैंने आपको डेट भी दिखाई हुई है, 28 दिसंबर 2022 का ये पेपर है। तो इसको आप जब अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि इसमें मैंने पूरा सीडीपी का पार्ट लिया हुआ है, इसमें 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर बन पा रहा है, और किस मतलब क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है, वाइगोस्की से रिलेटेड में उसमें टॉपिक में दिक्कत है, या फिर कोहलबर्ग से है, जीन पियाजे है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स के हैं, क्योंकि पूरा एक सेट ही है। तो जब पेपर बनता है तो सभी टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो हर टॉपिक से आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रही है, तो आप उस टॉपिक पे मेहनत भी कर सकते हैं, तो आपका और अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए एनालिसिस करके एंड लास्ट में कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो जो प्रगतिशील शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित ही होती है, यानी प्रगतिशील शिक्षा में ये कहा जाता है कि बच्चे को सेंटर में रखना है, यानी जो बच्चा है वो सिस्टम के लिए, मतलब जो सिस्टम है वो बच्चे के लिए है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है। यानी मान लीजिए अगर कोई दिक्कत है बच्चे में, बच्चे को चलने में समस्या है, तो ये नहीं कहेंगे आप बच्चे से कि आप स्कूल ही मत आइए, ऐसा नहीं कहेंगे। आप अपने क्लासरूम में उसको आप जो है ग्राउंड फ्लोर पे लगा देंगे, या बच्चे को मतलब देखने में समस्या है तो आप ब्लैक बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिख देंगे, बच्चे को उसको आगे बैठा देंगे। तो बच्चे को हम मतलब बच्चे में हमको परिवर्तन नहीं लाना है, ये आप मान के चलिए। जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें यही कहा गया है कि हमको बच्चे में परिवर्तन नहीं लाना है, हमको अपने सिस्टम में परिवर्तन लाना है। यानी जो सिस्टम है वो बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा सिस्टम के लिए है। यानी ये नहीं कि सिस्टम में कोई दिक्कत है तो बच्चे को आप चेंज कर दोगे, ऐसा नहीं। सिस्टम में परिवर्तन लाइए, अपनी टीचिंग मेथड में परिवर्तन लाइए। आप जो टीचिंग मतलब जिस मेथड से आप कर रहे हैं, अगर बच्चे को उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें आप चेंज लाइए। अगर किसी बच्चे को देखकर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप देख के पढ़ाइए उसको। इसका मतलब सैमपट का भी, ब्लैक बोर्ड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई टीएलएम का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई अगर बच्चे को एक्टिविटी करके समझ में आ रही, कोई प्ले ग्रुप करके समझ में आ रहा, तो आप उसको वैसे पढ़ाइए। यानी जिस हिसाब से बच्चे को जिस भी मेथड से समझ में आ रहा हो, आप अपने टीचिंग मेथड में वो परिवर्तन लाइए। प्रगतिशील शिक्षा यही कहती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यानी हमको बच्चे में परिवर्तन नहीं लाना है, हमको अपने सिस्टम में परिवर्तन लाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका, अब हम लोग 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है, यानी वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ लेती है, दूसरे की हेल्प कर रही है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होगी? तो ये हार्वर्ड गार्डनर से है। हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है उसमें 8 प्रकार की बुद्धि दी गई है। ये भी थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस किया है, आपको यहीं पे मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी जाके देख सकते हैं। उसमें 8 प्रकार की जो मतलब बुद्धि इन्होंने बताई है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में 8 प्रकार की ही बुद्धि वेरीफाई है, यानी 8 प्रकार की ही बुद्धि आपके में पूछी जाएंगी। तो जो ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये हार्वर्ड गार्डनर से है। तो इसमें ये बात कही गई है, जो परामर्शदाता है यानी दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ पा रहा है, यानी जब दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझेगा, दूसरे की थिंकिंग समझेगा, दूसरे की प्रॉब्लम समझेगा, दूसरे के क्या इमोशन है वो समझेगा, तभी जाके उसको मदद दे पाएगा, या तभी जाके उसको कोई सलाह दे पाएगा। तो इसमें भाषाई बुद्धि की कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें लैंग्वेज की बात नहीं की जा रही, ना स्थानीय, यानी कि इसमें जो है स्थान की भी कोई बात नहीं हो रही है कि कैसे रूम डेकोरेट करना है, या फिर हमको पायलट वगैरह उसके भी बारे में बात नहीं की जा रही है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पारस्परिक या फिर अंतर्वैयक्तिक। यानी जो है व्यक्ति उसमें कौन सी बुद्धि पाई जा रही है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। ठीक है, यानी इंट्रापर्सन जो है, इंट्रापर्सन
बुद्धि है। इंटर पर्सन होता है तो इंटर पर्सन का मतलब होता है एक या एक से अधिक, लेकिन इंट्रा पर्सन होगा क्योंकि जो मतलब है नहीं, इसमें इंटर पर्सन होगा क्योंकि इसमें दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझा जा रहा है, यानी परामर्श दी जा रही है। तो परामर्श जब देंगे आप दूसरे के जब विचार समझेंगे तभी, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो है, अगला ऑप्शन मतलब क्वेश्चन है 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार क्या कहा जा रहा है, यानी प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनके संप्रेषण के लिए आप किस भाषा का प्रयोग करेंगे, यानी उनसे जो बातचीत करने के लिए आप किस भाषा का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का, या फिर बच्चों की मातृभाषा का। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें सिंपल सा आपका 4 ही ऑप्शन से होगा, क्योंकि हमको जो है प्राइमरी में बच्चे की मातृभाषा में ही पढ़ाना है, उसी में हमको बात करनी है, उसी को हमको लेके आगे चलना है। यानी बच्चे की जो मातृभाषा है, बच्चे की जो मदर टंग है, यानी वो अपने घर से जो लेके आया है, जो भी भाषा है, जो भी जिस भाषा में वो खुद को कंफर्टेबल महसूस कर पा रहा है अभिव्यक्त करने में, हमको उसी भाषा का प्रयोग करके बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एनसीएफ भी कहता है 2020 मतलब राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है 2020 वो भी कहती है कि हमको 1 से लेके 5th तक बच्चे को उसकी मदर टंग में ही लर्निंग देनी है, मतलब टीचिंग करवानी है। बट साथ ही साथ अब ये बात भी की जा रही है कि 6 से लेके 8 तक भी हमको बच्चे को मदर टंग में ही पढ़ाना है, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि बच्चा छोटा होता है, वो अपने आप को जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल महसूस कर पाएगा वो उसी में अभिव्यक्त करेगा। मान लीजिए क्लास में अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, और आप उससे कह रहे हैं कि आप अपने आपको इंग्लिश में अभिव्यक्त करो, कि अपने बारे में इंग्लिश में बताओ, तो क्या बच्चा बता देगा? नहीं बता पाएगा। लेकिन आप उससे ये कह रहे हैं कि जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, यानी जो भी तुम्हारी भाषा है, आप उस भाषा में अपने आप के बारे में बताएं, तो बच्चा आराम से अच्छे से बता देगा। तो इसीलिए बच्चे को मातृभाषा में हमको पढ़ाना है, ये ध्यान रखना। 1 to 5 में एंड 6 to 8 में भी पढ़ाना है। आगे चलते हैं। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। यानी 5 साल की एक बच्ची है जिसका नाम वैशाली है, वो अपनी माँ से कह रही है कि हमको भी फुटबॉल चाहिए अमित की तरह। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है, यानी जो माँ जवाब दे रही है, क्योंकि लड़के जो हैं वो फुटबॉल से खेलते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो गुड़िया से खेलती हैं। तो माँ का जो ये आंसर रहा, यानी जो जवाब रहा, वो क्या दर्शा रहा है? जेंडर भूमिका के में लचीलापन है, यानी वो जेंडर के प्रति उनका जो है लगाव है, या फिर लिंग समानता का कर रही है, या फिर लिंग रूढ़िवादिता है, या फिर लिंग प्रासंगिकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, लिंग रूढ़िवादिता दर्शा रही है, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप वो दिखा रही है। उनका मानना ये है कि जो लड़के हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, लड़के जो हैं बाहर का काम करते हैं, लड़कियां जो है घर का काम करती हैं। लड़कियां जो फुटबॉल नहीं खेल सकती क्योंकि लड़के खेलते हैं, ये सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं। तो उनका जो है स्टीरियोटाइप उनमें दिख रहा है, क्योंकि जो परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं वो उन्हीं को फॉलो करती आ रही हैं। ठीक है, उनकी एक मानसिकता बन चुकी है कि जो लड़के हैं वो फुटबॉल ही खेलेंगे, लड़के बाहर का ही काम करेंगे, लड़के रोते नहीं है, लड़कियां जो है वो गुड़िया खेलेंगी, लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़कियां खाना बनाएंगी, तो वगैरह वगैरह उनको यही लग रहा है। तो ये क्या कर दर्शा रही है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप दिखा रही हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जेंडर से भी एक क्वेश्चन आता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं। बच्चों के नामीकरण व उनके वर्गों में बांटना, यानी बच्चों को आप नामीकरण कर रहे हो, यानी ग्रेड में दे रहे हो, या फिर कह रहे हो ये बच्चा अच्छा है पढ़ने में, दूसरा बच्चा अच्छा नहीं है पढ़ने में, तो बच्चे को आप लेबल कर रहे हो। बच्चे को लेबल नहीं करना है कि हाँ आप ये बच्चा अच्छा है पढ़ने में, ये बच्चा अच्छा नहीं है, इस बच्चे की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, इस बच्चे की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो हमको क्या करना है, बच्चे को लेबल नहीं करना, बच्चे को वर्गों में बांटना नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, इसमें पहला ऑप्शन जो है अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा, यानी अगर आप लेबल कर रहे हो बच्चे को तो क्या वो लर्निंग उनकी बेहतर होगी। अगला जो ऑप्शन है बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें आपका जो ऑप्शन है वो 2 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात ये की जा रही है कि हमको बच्चे को लेबल नहीं करना है।
ना तो हमको बच्चे को वर्गों में बांटना है कि ये ऊंची जाति का है या निम्न जाति के हैं। ऐसे हमको बच्चे को लेबल किसी भी प्रकार से नहीं करना है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो हम लेबल कर रहे हैं, बच्चे की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो हम लेबल कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी बच्चे में हीनता की भावना आएगी और साथ ही साथ जो उसकी लर्निंग है उसमें भी लाचारी को जन्म देगा, यानी उसमें भी कमजोर होगा बच्चा। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। हमको बच्चे को ना लेबल करना है, ना वर्ग के आधार पे और ना ही उसकी लर्निंग के आधार पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं, यानी जो मूल्यांकन है सतत एवं समग्र उसके क्या मायने हैं। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, यानी जो क्लासरूम में मूल्यांकन होता है उसमें हम एक दूसरे की तुलना करेंगे, तो हमको ना तो प्रतिस्पर्धा करनी है क्लासरूम में, ना ही एक दूसरे से जो है कंपटीशन करवाना है। ठीक है। अगला जो ऑप्शन है बच्चे के व्यापक व्यवहार से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात ये की जा रही है कि जो बच्चे के व्यापक विकास से जुड़े, यानी बच्चे का जो समग्र विकास हो पाएगा, यानी जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा हो पाएगा। तो उसके जो दौरान गतिविधियां हो रही हैं उनका आप आकलन करेंगे कि बच्चे को कैसे समस्या हो रही है, कहाँ पे बच्चे को दिक्कत आ रही है, बच्चा कहाँ पे किस सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, कहाँ पे हमको बच्चे की हेल्प करने की जरूरत है। तो आप सारी गतिविधियों का जब आकलन कर रहे होंगे तो सभी पहलुओं को शामिल करेंगे अपने मूल्यांकन के दौरान। ठीक है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों का प्रदर्शन, ये आप केवल शैक्षिक आधार पर ही नहीं सारी एक्टिविटियों को इन्वॉल्व करेंगे साल के अंत में। तो यानी साल के अंत में भी आपको मूल्यांकन नहीं करना है, समय के साथ आप मूल्यांकन कर सकते हैं। आप एक कोई चैप्टर पढ़ाइए, ठीक है, उसके बाद आप चैप्टर पढ़ाने के बाद आप 10 से 5 मिनट लास्ट में भी अपना मूल्यांकन उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक से रिलेटेड कर सकते हैं। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, फिर जब लास्ट के 10 मिनट या 5 मिनट बचे हुए तो आप हर बच्चे से एक एक उसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा, फटाक से आपका मूल्यांकन हो जाएगा इस चैप्टर से कि हाँ बच्चे ने इस चैप्टर को कितना अच्छे से सीख लिया है। ठीक है। आगे चलते हैं 15 पे। अगला जो क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। तो इसमें यह बात कही जा रही है प्रभावी शिक्षक जो है कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में अक्सर जो है वो जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें है पहला योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, नामनीकरण मूल्यांकन या फिर मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन की बात इसमें की जा रही है। ठीक है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है, यानी जो समावेशी शिक्षा है या कक्षा है उसमें शिक्षिका की क्या भूमिका है, जो टीचर है उसकी क्या उसमें जो रोल है, यानी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें एक टीचर की क्या भूमिका है। तो पहला है बच्चों की विभिन्न जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर हमको ध्यान देना नहीं है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही होता है हमको सभी बच्चे को एक साथ रखना है, चाहे वो किसी भी कंडीशन का हो, किसी भी बैकग्राउंड का आया हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, उसकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, वो कैसा दिखता है, कैसा है, उसको दिखने में समस्या, चलने में प्रॉब्लम है, सुनने में समस्या आ रही, आप उस पर फोकस नहीं करेंगे, सभी को एक समान इंक्लूड करेंगे, बट हाँ उसकी जरूरत के अनुसार आप उसकी मदद करेंगे। जैसे किसी बच्चे को सुनने में समस्या आ रही है तो आप थोड़ा सा लाउड बोल देंगे, उसको आगे बैठा देंगे। किसी बच्चे को चलने में समस्या है तो आप जो क्लासरूम है वो ग्राउंड फ्लोर पे लगा देंगे या फिर लिफ्ट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। तो बच्चे की जरूरत के अनुसार हम उसकी मदद कर देंगे। किसी बच्चे को थोड़ा लेट में समझ में आ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन ये नहीं है कि किसी बच्चे को अगर समस्या आ रही है तो आप उसको बाहर कर देंगे क्लासरूम से, ऐसा नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही ये है कि हमको सभी बच्चे को साथ लेके चलना है और उसकी जरूरत के अनुसार उसको हमको मदद करनी है। ठीक है। आगे चलते हैं। बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना। तो बच्चे को हमको उनकी क्षमता पहचाननी है कि हाँ बच्चा किस फील्ड में बहुत अच्छा है, इसकी मैथ बहुत अच्छी है तो इस बच्चे को हम अलग कर देते हैं, इस बच्चे को मैथ नहीं आती तो इस बच्चे को हम अलग कर देते हैं। ऐसा आपको पृथक्करण नहीं करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना है और उनका ख्याल रखना है, यानी बच्चों की क्या जरूरतें हैं, बच्चे को कहाँ पे मदद की जरूरत है, बच्चे को क्या चाहिए,
कैसे हमको बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को हमको मतलब बच्चों को अच्छे से समझ में आए तो हम अपनी टीचिंग मेथड में कैसे परिवर्तन लाएं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना समावेशी शिक्षा में एक टीचर की भूमिका होती है। ठीक है, तो ये इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। यानी जो विभिन्न समूह, यानी विभिन्न एक समूह है उसमें विभिन्न प्रकार के जो है विद्यार्थी हैं, तो उसमें जो शिक्षण होगा यानी टीचिंग जो हो रही है उसमें शिक्षक की जो टीचर है उसको किस मतलब क्षेत्र पर ध्यान रखने की जरूरत है, यानी किस बातों पर उसको ध्यान रखना चाहिए। तो हर विद्यार्थी को स्वीकार करना व सम्मान देना। अगला ऑप्शन जो है सांस्कृतिक भिन्नताओं को अनदेखा करना, यानी जो उनकी सांस्कृतिक जो विभिन्नताएं हैं उनको आप अनदेखा कर देंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो है सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, या फिर अप्रत्यक्ष निर्देश देना, या फिर होगा विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। तो इसमें है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो सही था, क्योंकि हमको क्या करना था, फिर से देख लेते हैं कि हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, यानी बच्चा किस बैकग्राउंड से आप उस पर मतलब ये ध्यान ना देते हुए उसको आप सम्मान देंगे कि हाँ बच्चा मतलब सभी को इंक्लूड करेंगे, चाहे वो किस भी बैकग्राउंड से, उसकी मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या फिर वो नीची जाति का या ऊंची जाति का, आपसे इससे मैटर नहीं करता, आप सभी को एक समान मानेंगे और सभी को एक समान सम्मानित करेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका सही था, लेकिन इसमें बात ये कही गई है सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करेंगे। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी हमको किसी भी संस्कृत का बच्चा हो उसका कल्चर कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उस पर हमको फोकस नहीं करना है, बल्कि हमको उसको इंक्लूड करना है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट सही है और साथ में आपका थर्ड ऑप्शन सही है, यानी और बाद में आपका फिफ्थ ऑप्शन सही है। तो फोर, आप प्रत्यक्ष निर्देश नहीं देंगे, आप बच्चे को निर्देश नहीं दे सकते, उसकी मदद कर सकते हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 80 पे। 18 जो है एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है, यानी एक टीचर मतलब स्टूडेंट है जिसको देखने में समस्या है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी क्लासरूम में एक ऐसा बच्चा है जिसको देखने में समस्या आई है, मतलब समस्या है उसको, तो एक जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए। विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण का मतलब प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, कई प्रकार की स्पर्शी और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें बात ये की जा रही है कि बच्चे को देखने में ही समस्या और आप देखने की ही बात कर रहे हैं, तो बच्चा कहाँ से देखेगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। बहुत सी जो मूलक फिल्मों दिखाई जाएंगी, यानी तो बच्चे को जब देखने में ही समस्या तो देखेगा कहाँ से, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बहुत सी संचित वर्कशीट और जिसमें चित्र को मतलब चित्र होनी चाहिए, तो ये भी इसमें नहीं होगा क्योंकि बच्चे को देखने में समस्या है। इसमें आपका जो है टू ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बच्चे को अगर देखने में समस्या है तो आप रेडियो का प्रयोग कर सकते हैं, यानी बच्चा सुन तो रहा है एटलीस्ट, आप कोई टच करने वाली जो स्पर्शी मतलब स्पर्शी जो हस्त कौशल सामग्री होती है आप उनका प्रयोग कर सकते हैं कि बच्चा स्पर्श करके महसूस करके भी पढ़ सकता है। तो आप इन सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, इन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं उसको सिखाने में। ठीक है, मान लीजिए उसको देखने में समस्या है तो आप ये तो नहीं करेंगे कि उसके सामने एक चार्ट बना के दिखा देंगे या फिर उसको देखने के लिए कहेंगे कि उसके सामने कि यहाँ ये देखो, जब उसको देखने में समस्या तो कहाँ से देखेगा। आप अलग मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, उसको मतलब कुछ सुना सकते हैं रेडियो के माध्यम से, या फिर कुछ स्पर्श करने वाली वस्तुएं हैं उसके माध्यम से उसको पढ़ा सकते हैं, तो बच्चा फील करके भी पढ़ लेगा। तो इसमें आपका टू ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो है सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। यानी सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक जो संप्रेषण होता है उसका जो है चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। तो पहला है स्वालीनता का, या फिर अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार का, या पठन वैफल्य, या फिर गुणज वैफल्य। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसमें आपका मतलब जो ऑप्शन है फर्स्ट सही हो जाएगा, स्वालीनता का, क्योंकि बच्चा जो है सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण को चुनौती महसूस कर पा रहा है, यानी वो सोशल बहुत अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाता, यानी लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट वो नहीं हो पा रहा होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 पे। शिक्षिका बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उसे मन में जो आता है वह बनाए, इसके माध्यम से वह बच्चों में डैश डैश को बढ़ावा देना चाहती है।
यानी एक टीचर है, वो बच्चे को मिट्टी देती है चिकनी और उनसे कहती है तुम जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो आप बनाइए। तो ये जो कर रही है प्रोसेस, वो किसको बढ़ावा देना चाह रही है? सृजनात्मकता को या रटना को, असहयोग को, फिर अनुशासनहीनता को? तो रटना इसमें है नहीं क्योंकि बच्चा कोई रट नहीं रहा, बच्चा तो एक्टिविटी कर रहा है। असहयोग की भी बात नहीं, अगर सहयोग होता तो मे भी कोई बच्चा हेल्प कर रहा होता, तो ये भी आपका नहीं होगा। अनुशासनहीनता का भी नहीं क्योंकि यहाँ पे बच्चे कोई शोर शराबा नहीं कर रहे हैं। इसमें जो आपका है फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा सृजनात्मकता का, यानी बच्चा क्रिएटिव मतलब क्रिएटिविटी कर रहा है, बच्चा एक्टिव है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कुछ वो क्रिएट करना चाह रहा है, कुछ वो बनाना चाह रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं 21 पे। 21 जो है, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? यानी जो बच्चा है स्टार्टिंग दौर पे हमको कौन कौन से पक्ष पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक या अमूर्त तर्क? तो अमूर्त तर्क जो है, ये जो है स्टार्टिंग में बच्चा, क्योंकि वो जो उसके सामने है, जो वो देख रहा है उसके बारे में ही वो सोच पा रहा होता है, तो अमूर्त तर्क जो होते हैं इस पे ध्यान देना जो प्रारंभिक साल होते हैं उसमें जरूरी नहीं है। लेकिन हमको बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, वो सोशल डेवलपमेंट उसका कैसा है, उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा है, उसके जो संवेग हैं वो कैसे हैं, यानी बच्चा उस पर अपना कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, तो हमको इन सारे पर्सपेक्टिव पे ध्यान देने की जरूरत होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसमें आपका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 21 का इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इसमें अमूर्त तर्क को हटा के बाकी आपके सारे ऑप्शन सही हैं। अब हम लोग चलते हैं 22 पे। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सिखाना, यानी जो रचनावादी कक्षा है उसमें अर्थपूर्ण सिखाना क्या होगा? जानकारी के भंडार या व उपयोजन से होता है, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया, या फिर इनाम और सजा, यानी आपको पनिशमेंट देना नहीं है, बारंबार वैध या अभ्यास, रटाफिकेशन भी आपको नहीं करना है क्योंकि रचनावादी कक्षा में बच्चा एक्टिव होगा, वो इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो 22 जो है इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बच्चा खोज कर रहा है, वो नई नई चीजें सीख रहा है, वो इन्वॉल्व है, वो एक्टिव है, यानी अंतःक्रिया यानी एक दूसरे की मदद भी वो कर रहे हैं, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 पे चलते हैं। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है, यानी एक शिक्षिका है, एक बच्ची जो है अवधारणा को समझने में क्या है, वो असमर्थ है, यानी वो समझ नहीं पा रही है, के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए अभी इसी इस सेट में आपने देखा होगा वाइगोस्की से 2 क्वेश्चन बन गए, एक इसके पहले अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसमें भी इसके फोल्डिंग था, इसमें भी आपका इसके फोल्डिंग है, क्योंकि इसमें मदद दी मतलब जो मदद है वो दी जा रही है, क्योंकि इशारे की बात की जा रही है, उस बच्चे को जो समस्या आ रही है उसमें टीचर भी इन्वॉल्व है, और टीचर इन्वॉल्व होने के साथ साथ वो उसकी मदद भी कर रहा है जहाँ पे उसको दिक्कत आ रही है, तो इसमें आपका जो है इसके फोल्डिंग होगा ऑप्शन, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अभिकथन और रीजन, यानी जो आदर्शन एंड रीजन का है क्वेश्चन। एक शिक्षिका कक्षा में संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों को आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है, यानी जो संवाद है वो बनाने के लिए क्या कर रही है, आसपास के जो उदाहरण है, जो पर्यावरण के आसपास के जो उदाहरण है वो शामिल कर रही है। तर्क क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी जो सोशल है, जो इन्वॉल्व मतलब कल्चर है, उसका क्या है, सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो 24 जो है इसमें आपका फर्स्ट ही ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि ये भी बात सही है, क्योंकि जो टीचर है वो आसपास की जो चीजें हैं वो उदाहरण जो है एग्जाम्पल जो है इंक्लूड कर रहा है, और जो समाज है कैसा है, कल्चर कैसा है, उसका भी प्रभाव पड़ता है हमारी लर्निंग पे। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए एंड आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 25 पे। किसी समस्या में क्या मतलब है, बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा, यानी निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग में समस्या उत्पन्न करेगा? समस्या को सही से पहचानना, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, या फिर वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना। तो 25 जो है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम
सेम वही जो समस्या आपने सॉल्व की है, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना, यानी आप आगे के बारे में कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, आप बस वहीं पे रुके हुए हैं, जो आपने सीखा और जो आपने समझा, तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो क्या करना होगा, समस्या को पहचानेंगे कि आखिर ये समस्या है तो है क्यों, आखिर ये प्रॉब्लम आई है तो कैसे आई है, ठीक है, प्रॉब्लम आखिर है तो है क्या। फिर आप उसको स्पष्ट करेंगे, उसके तर्क वितर्क देखेंगे, उसके मतलब बेनिफिट देखेंगे, उसके नेगेटिव पक्ष भी देखेंगे, उसके पॉजिटिव पक्ष भी देखेंगे, यानी उसको आप परिभाषित करेंगे। फिर उससे मिलती जुलती जो अगर आपने फ्यूचर में कभी समस्या सॉल्व की होगी अपने पास्ट में, तो आप उस पर डिस्कस करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे कुछ पॉइंट निकल के सामने आएंगे जो आपको मदद करेंगे प्रेजेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो ये जो 3 ऑप्शन है तो सही है, लेकिन इसमें बात कही जा रही बाधा उत्पन्न करने की, यानी कौन सा जो है ऑप्शन गलत है, तो इसमें आपका 4 ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं 26 पे। 26 जो है ये आपका फिर से आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं, यानी विद्यार्थियों के द्वारा जो गलतियां की जाती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, वो क्या दर्शा रही हैं कि विद्यार्थी असफल है, यानी वो सीख नहीं पा रहा है। तर्क इसमें क्या दिया गया है, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं वो डब्बा है, सिर्फ डब्बा है, उनमें कुछ भी नहीं है, मतलब टीचर जो है उनको सिर्फ निर्देश देता रहता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे काम करना है, यानी जो बच्चे हैं वो रोबोट हैं, यानी उनमें पूरा जो कंट्रोल है वो शिक्षक पर ही है। इसमें ये बात की जा रही कि जो बच्चा है वो कुछ नहीं सीख रहा, और इसमें ये बात कही जा रही जो बच्चे लर्निंग के दौरान त्रुटियां करते हैं, जो गलतियां करते हैं, जो मिस्टेक करते हैं, वो उनकी असफलता को दर्शाती हैं कि बच्चा जो है वो सफल नहीं हो पाया। तो इसमें आपका फर्स्ट भी गलत है, यानी रीजन तर्क भी गलत है, यानी आदर्शन भी गलत है, और आपका रीजन भी गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये बात कही गई है कि बच्चा जो है अगर बच्चा त्रुटियां कर रहा है तभी तो वो सीख रहा है। मान लीजिए अगर आपने गलती ही लाइफ में कुछ नहीं की तो आप सीखोगे क्या, सीखे मतलब जो जिसने गलती की है उसी ने कुछ ना कुछ सीखा है, अगर जिसने कभी गलती ही नहीं की उसने कभी कुछ सीखा ही नहीं, ठीक है। तो अगर बच्चा गलती कर रहा है तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, अगर किसी टॉपिक से उसने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं वो गलत भी हैं, लेकिन उसने पूछा तो एटलीस्ट वहां से उसने कोई क्वेश्चन तो बना पाया खुद से। अगर उसको टॉपिक समझ में ही ना आया होता तो क्या उस कुछ क्वेश्चन बना पाता, नहीं बना पाता। तो इसलिए अगर बच्चा गलतियां कर रहा है तो इसका मतलब जो लर्निंग हो रही है वो अच्छी हो रही है, उसमें वो प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका ये भी गलत है, और इसमें आपका तर्क भी जो दिया गया है यानी जो रीजन है वो भी गलत है, क्योंकि इसमें बात ये कही कि बच्चा जो खुद से सोच ही नहीं पा रहा है, यानी जो बच्चा अपने घर से जो लैंग्वेज लेके आता है, बच्चा जो लिटिल साइंटिस्ट है, बच्चा जो क्रिएटिविटी अपने आप करता रहता है, तो इसका मतलब वो कुछ नहीं, वो डब्बा है, यानी टीचर सिर्फ उसको निर्देश देगा, यानी मान लीजिए बच्चा एक रोबोट है, जो टीचर है उसका पूरा कंट्रोल जो है टीचर के पास है। तो ये भी आपका कहना गलत होगा, क्योंकि आज की डेट में बच्चे भी एक्टिव हैं, बच्चा कोई खाली डब्बा नहीं है, आपको उसमें कुछ भरना नहीं है, बच्चा जो है लिटिल साइंटिस्ट है, वो खुद से सीख सकता है। आपके जो नॉम चॉम्स्की वो भी कहते हैं कि बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है जो लैंग्वेज सीखने की, यानी जो एलईडी होती है उनकी एक्टिव होती है, ठीक है, जो एलईडी है वो एक्टिव होती है 5 साल तक, बच्चे की जो एलईडी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है। तो ऐसा आपको कहना मतलब ये कहना गलत होगा कि बच्चा जो खाली डब्बा है कुछ भी उसको नहीं आता है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो इसका ए और आर दोनों गलत हैं, ठीक है, इसमें आपका 4 ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है, क्योंकि जो बच्चा त्रुटि कर रहा है उसकी असफलता को नहीं दर्शा रहा है, बल्कि ये दर्शा रहा है कि जो त्रुटि हुई है इसका मतलब ये है कि बच्चा लर्निंग कर रहा है, बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो हो रही है। अगर जिसने लाइफ में कुछ गलतियां ही नहीं की तो उसने कुछ सीखा ही नहीं, अगर कोई सीखेगा तो गलतियां करेगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो आदर्शन है वो भी गलत, एंड साथ में इसका रीजन भी गलत है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है, यानी जो इमोशन है वो कौन से नहीं है, तो क्रोध भी है आपका, यानी गुस्सा जो आता है, भय भी हो और जो प्यार भी है, लेकिन स्मृति जो है ये आपका कोई भाव नहीं है, ये तो सिर्फ आप याद करते हैं, ठीक है। तो 27 जो है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, स्मृत, क्योंकि आप जो मेमोरी आपके दिमाग में फीड है तो उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन वहीं पे जो क्रोध है वो आप फील करते हो कि हमको क्रोध है, ठीक है, जो भय है वो भी आप फील करते हो, जो प्यार है वो भी आप फील कर रहे हो। तो ये सारे जो है इमोशन है, लेकिन स्मृत जो है वो आपका इमोशन नहीं, यानी मेमोरी जो है आपकी इमोशन के अंतर्गत नहीं आती है। अगला जो 28, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा का बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है, यानी जो इंटरनल
मोटिवेशन होता है उसको बढ़ावा देना चाह रही है, एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन। देखिए एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है वो बाहरी प्रभाव पे देखने को मिलता है, लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। इंटरनल मोटिवेशन जो है वो अच्छा होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन की अपेक्षा, क्योंकि जो इंटरनल मोटिवेशन होता है उसमें क्या होता है कि बच्चा लंबे टाइम तक जो है मूव करता है, यानी जो खुद से अंदर से प्रेरित है तो वो सीखेगा और उस क्षेत्र में बेहतर करेगा। मान लीजिए अगर आपको डांस करना पसंद है तो आप डांसिंग में अच्छा करेंगे परफॉर्म, आप अच्छे से सीखेंगे, बेस्ट सीखेंगे कम टाइम में। अगर आपको कम भी समय मिल रहा है, कब मतलब कम जो है प्रैक्टिस करने को मिल रही, तब भी आप उस फील्ड में अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट है। तो जो इंटरेस्ट होता है वो लंबे समय तक चलता है, जो नहीं कि खुद जो अंदर से इंटरेस्ट होता है यानी जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो लंबे टाइम तक चलती है। लेकिन जो बाहरी तौर पे है, जैसे कि मान लीजिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना है क्योंकि आपको बाइक मिलेगी, तो आप क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो, क्यों पढ़ाई कर रहे हो? क्योंकि आपको बाइक मिलेगी। तो जब आप सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे यानी अच्छे से भी पढ़ाई करेंगे क्योंकि आपको बाइक मिलनी है। फिर जब आपको बाइक मिल जाएगी क्योंकि आपके पिता ने कहा है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं आप तो मैं आपको बाइक दूंगा, तो आप सीटेट तो क्वालिफाई कर लेंगे क्योंकि आपको बाहरी इंटर मतलब मोटिवेशन मिल रहा है। फिर जब आप सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे आपको बाइक मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जो आपकी लर्निंग है वो डाउन हो जाएगी यानी बंद हो जाएगी। इसका मेन रीज़न क्या है? जो हमको मतलब बाहरी अभिप्रेरणा होती है वो हमको कुछ टाइम के लिए पुश कर सकती है, लेकिन जो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो हमको लंबे समय तक पुश करती है। जैसे कि मान लीजिए आपको गिटार बजाना पसंद है तो आप गिटार बजाएंगे, उसके लिए कोई पैसे दे रहा तब भी अच्छी बात है, नहीं दे रहा तब भी आप गिटार बजाएंगे, आपको लाइफ टाइम बजाना है आपको, क्योंकि वो पसंद है। लेकिन अगर आप वही पैसे के लिए कर रहे हैं तो आप जब तक आपको पैसे मिल रहे थे तब तक आपने गिटार बजाया, उसके बाद जब पैसे मिलना कम हुए तो आपने वो काम करना बंद कर दिया। तो ये जो होता है आंतरिक अभिप्रेरणा वो लंबे समय तक चलती है, ये अच्छी होती है। ठीक है, हमको बच्चे में आंतरिक अभिप्रेरणा ही पैदा करनी चाहिए, जो बाहरी अभिप्रेरणा होती है वो लंबे समय तक नहीं चल पाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये बात कही जा रही है बढ़ावा देने के लिए हमको मतलब जो शिक्षिका है वो क्या कर सकती है? हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करें, अवांछित व्यवहार को दंडित करें, यानी अच्छे जो व्यवहार नहीं करें उनको हमको दंडित करना चाहिए, उनको पनिशमेंट देना चाहिए। या फिर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दें यानी कंपटीशन बढ़ाए, यानी सिर्फ एक दूसरे से क्लासरूम में कंपटीशन ही होता रहे। या फिर बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करें। तो बिल्कुल सही बात है, अगर बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, मान लीजिए अगर बच्चे को इसमें किसी भी टॉपिक में किसी भी क्षेत्र में अगर उसको इंटरेस्ट आ रहा है तो वो अच्छा सीखेगा। इंटरेस्ट तभी आएगा जब वो आंतरिक रूप से भी प्रेरित होगा। ठीक है, तो हमको उसमें इंटरेस्ट पैदा करना है बच्चे में। अगर बच्चे में इंटरेस्ट आ गया किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, यानी जिस फील्ड में वो जाना चाहता है अगर उसमें उसको इंटरेस्ट है तो वो अच्छा करेगा उस क्षेत्र में। ठीक है, तो उसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन से बेस्ट होता है, ये लंबे टाइम तक चलता है। अगला जो है 29 यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक जो स्वास्थ्य है अधिगम डैश डैश क्या कहलाएगा? को प्रभावित नहीं करता, यानी जो बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक जो स्वास्थ्य होता है वो अधिगम को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा, यानी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो लर्निंग को इफेक्ट डालेगा या नहीं डालेगा, को बाधा डालता है, से संबंधित ही नहीं है, या फिर को सुसाधित करता है। तो 29 जो है इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, को सुसाधित करता है। यानी मान लीजिए अगर आप फिजिकली ही फिट नहीं हो, अगर फिजिकली आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है तो क्या आपकी लर्निंग बेहतर होगी? एक मतलब मान लीजिए 6 साल का बच्चा है, क्या वो हाई स्कूल की बुक पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। बच्चे को लेवल के अनुसार ही हमको उसको बुकें पढ़ानी, उसी की क्लास के अनुसार आपने देखी होगी, मतलब बच्चे के क्लास के अनुसार ही बुकें प्रिंट होती हैं, उसी हिसाब से बुकें छपती हैं। यानी क्लास 6 की आप बुक उठा के देख लीजिए, वहीं क्लास 1 की बुक उठा के देख लीजिए, बहुत फर्क होता है। जो क्लास 1 की बुक होती है वो ऐसे प्रिंट होती है जैसे लगता है वो प्राकृतिक भाषा उसमें छुपी हुई है, यानी इन्वायरमेंट में बच्चा जो अपने आस पड़ोस देख रहा होता है वही उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, वहीं पे क्लास 6 की जो बुक होती है उसका लेवल अलग हो जाता है। तो बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, यानी जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट है एंड उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो उसका इफेक्ट डालेगा लर्निंग पर, उसको वो सुसाधित करेगा, यानी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर वो मेंटली फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है तो उसकी जो लर्निंग है वो बेहतर नहीं हो पाएगी, तो उसको सुसाधित करेगी। अगर बच्चा मेंटली मतलब माइंडली और फिजिकली फिट है तो उसकी लर्निंग बेहतर होगी। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, रूही का मानना है कि उसे ठीक से पढ़ाई नहीं की, यानी उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की जिसके कारण उसे विज्ञान की अपेक्षा
मतलब विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। यानी वो फील कर रही है कि हमने अच्छे से मेहनत नहीं की, जो मतलब जिसकी वजह से मेरे नंबर कम आए हैं, और अगर हम मेहनत करते तो मेरे नंबर और भी अच्छे आ सकते थे। रूही अपने प्रदर्शन का जो है आरोपण किस कारक को कर रही है, यानी पर्यावरण कारक को कर रही है, फिर योग्यता की कमी थी, या फिर कोशिश की कमी रही, या फिर भाग मतलब कठिन भाग्य था, यानी कि वो भाग्य को कोस रही है कि मेरा भाग्य ही खराब था। तो वो जो कह रही है वो ना तो इन्वायरमेंट, वो ये तो बात नहीं कर रही कि मेरा जो इन्वायरमेंट था वो अच्छा नहीं था, ठीक है। योग्यता की भी उसमें कमी नहीं थी। अगर वो ये कह रही है अगर मैं कोशिश करती तो मैं और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, तो उसमें योग्यता की भी कमी नहीं पाई गई। उसमें जो उसने भाग्य को भी अपने कोसा नहीं है कि मेरा भाग्य ही खराब था, ठीक है। इसमें जो बात कही जा रही है वो कोशिश की कमी रही, यानी उसने कोशिश नहीं ज्यादा की। अगर वो कोशिश करती तो और भी अच्छा कर सकती थी साइंस में, ठीक है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन थे हम लोगों ने, आप मतलब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये पूरा एक सेट था। 28 दिसंबर को जो आपका एग्जाम हुआ था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये 28 दिसंबर को 2022 को जो आपका एग्जाम हुआ था, ये पूरा सेट था सीडीपी का। इसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 30 ऑफ 30 आपने कितने किए, मतलब आपके 30 आ रहे हैं या फिर 28 आ रहे हैं, 29 आ रहे हैं, जितने भी आपका स्कोर बन पा रहा है आप लोग कमेंट करिएगा। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है। इसमें हम लोग अब क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चन जो है हर सब्जेक्ट से लिया जाता है, ठीक है। साथ में हम लोग थ्योरी भी करेंगे, मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली ये 3 बजे आपको मिलेगी, तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ में जो 5 बजे क्लास मिलती है वो सोशल साइंस की होती है, वो भी आप लोग पेपर 2 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि पेपर 2 का जो रिजल्ट है हर बार डाउन जाता है। उसका मेन रीजन क्या है कि कोई थ्योरी नहीं पढ़ना चाहता, और जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे आप सोशल साइंस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और जब तक आपकी सोशल साइंस कंप्लीट नहीं होगी, आपकी 60 नंबर की आती है सोशल साइंस, ठीक है। काफ़ी स्कोरिंग होता है सब्जेक्ट पेपर 2 के लिए। तो अगर आपके 60 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं तो आप अच्छे से गेन कर जाओगे पेपर 2 भी। तो इसलिए आपको थ्योरी पढ़नी होगी, तभी जाके आपका सोशल साइंस कंप्लीट हो पाएगा। तो ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है। अगर आप खुद से पढ़ाई करना चाहते हैं तो नई एनसीईआरटी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है। आपको यहीं पे मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं कैसे डाउनलोड करना है। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने बताया है कि आपको दोनों में मिल जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों का डाउट ये रहता है कि हिंदी में डाउनलोड कर रहे हैं वो इंग्लिश में हो जा रही है, और इंग्लिश में करना चाहते हैं वो हिंदी में हो रही है। तो उसमें मैंने दोनों लैंग्वेज में बताया है कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। बाकी ये क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो पेपर मैंने डिस्कस किया है ये क्लास 1 to 5th का है, बट इसको पेपर 1 वाले एंड पेपर 2 वाले दोनों देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर 1 में भी पूछे जाते हैं एंड पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप दोनों लोग ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। ये क्लास डेली 3 बजे मिलती है, तो ये ध्यान रखना। इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग वहाँ से जाकर भी जो भी थ्योरी आपकी कंप्लीट नहीं है आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।